अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मोटर फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 56 है गाइडेंस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, मोटर फंक्शन के कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। जितने भी हमारे मोटर रिस्पॉन्सेज हैं, वॉलंटरी हैं, इनवॉलंटरी हैं, हैंड्स की मूवमेंट है या फीट्स की मूवमेंट है, हमारा वॉकिंग है या इवन आईज की मूवमेंट है, जितनी भी हमारी मोटर मूवमेंट हैं जिनमें मसल्स इन्वॉल्व हैं, उनका कंट्रोल हमने देखना है कि कौन से दो रीजन्स ऑफ ब्रेन में हो रहा है। कॉर्टिकल एरियाज किस तरह से मोटर फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं और ब्रेन स्टेम किस तरह से उनकी तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये चीज़ हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। एज वी नो, बच्चों को बताता है कि आपको पता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमने पहले भी पढ़ा था कि एक सेंट्रल सर्कस के पोस्टीरियरली पड़ा होता है सेंसरी एरिया और इसके इंटीरियरली पड़ा होता है मोटर एरिया। ठीक है, वो कहता है कि जो मोटर एरिया है हो सकता है ये सिग्नल दे किसको, ये सिग्नल दे हमारे पास बेसल गैंग्लिया को, थैलेमस को, सेरिबेलम को, और वो सिग्नल्स दें आगे जाके मसल को और उन मसल की मूवमेंट्स कराएं। एक ये पाथवे भी होता है और सम टाइम सेरिब्रल कॉर्टेक्स खुद ही डायरेक्टली जो है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इंटीरियर मोटर हॉर्न है उसको सिग्नल देता है। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स डायरेक्टली उसका जो मोटर एरिया है और वहाँ से इंटीरियर मोटर हॉर्न से मसल्स को जाते हैं सिग्नल्स और मसल की मूवमेंट्स होती है। तो ये दोनों पाथवेज हो सकते हैं और ये जो पाथवे डायरेक्ट पाथवे है ये स्किल्ड मूवमेंट्स के लिए यूज होता है, जैसे कि हमारे हैंड्स की स्किल मूवमेंट्स हैं फॉर राइटिंग, फॉर ड्राइंग एंड इवन फॉर प्लेइंग पियानो वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से इस पहले पैरे में वो ये बात कर रहा है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है कभी कभी वो इनके थ्रू भी मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और कभी डायरेक्टली भी करता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये जो मोटर मूवमेंट्स या मोटर फंक्शंस कंट्रोल हो रहे हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया उनकी तरफ किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो मेन एनाटमी है या जो मेन डिवीजन्स हैं वो हम एनाटमी में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपके साथ ज़्यादा डिटेल नहीं डिस्कस करूंगी, लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो सेंट्रल सर्कस है बच्चों, इसके इंटीरियरली जो सारा का सारा एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, मोटर कॉर्टेक्स एरिया। ठीक है, और इसके पोस्टीरियर वाला जो सारा का सारा एरिया है उसे हम सेंसरी या सोमैटो सेंसरी एरिया भी कहते हैं। उसकी भी हमने डिवीजन्स पढ़ी थी सेंसरी फिजियोलॉजी में कि सोमैटो सेंसरी एरिया 1 और 2 होते हैं और उनकी क्या डिफरेंस था। ठीक है, उसके अलावा बच्चों ये एक एरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं, और एक यहाँ पे ये एरिया होता है। ठीक है, ये 4 लोब्स होते हैं बेसिकली। ये हमारे पास फ्रंटल लोब होता है, ये पैराइटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है, और ये टेम्पोरल लोब है। ये जो ऑक्सीपिटल लोब है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी विजुअल सिग्नल्स हैं वो आके टर्मिनेट होते हैं और यहाँ पे उनके ऊपर उनकी इंटीग्रेशन होती है और विजुअल सिग्नल्स जो हैं वो एक प्रॉपर एक्शन में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं ऑडिटरी एरिया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी एरिया। और ये कौन सी लोब है, टेम्पोरल लोब है, ये आपने याद रखना है। ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन के थ्रू हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 50 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया था। इनको मैं आपके साथ मोर डिटेल में डिस्कस करूंगी एनाटमी में, लेकिन आपने याद रखना है ऑडिटरी एरियाज में कौन सा एरिया आता है, 41, 42। ठीक है, विजुअल एरियाज में हमारे पास 17, 18 और 19 एरियाज आते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो सोमैटोसेंसरी एरियाज थे वो आपको याद होगा कि एक हमारे पास सोमैटोसेंसरी एरिया 1 था, एक 2 था एंड एसोसिएटिव एरिया भी था। सोमैटोसेंसरी एरिया 1 में 3, 1, 2 आ रहा था। दादा मैं आपको साथ अभी यहाँ पे नहीं कर रही क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। बस इतना याद रखना है कि एक हमारे पास मोटर एरिया है, सेंसरी एरिया है, विजुअल एरिया है, ठीक है, और ऑडिटरी एरिया है। फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है और ये टेम्पोरल लोब है। अब हमारा मेन फोकस इस मोटर एरिया पे है। ये मोटर एरिया भी बच्चों आगे से 3 क्लासेस में डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो इंटीरियरली होता है सेंट्रल सर्कस के इंटीरियरली ये जो एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं प्राइमरी मोटर एरिया। और ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन में से ये है हमारे पास एरिया 4। ठीक है, उसके बाद इसके इंटीरियरली थोड़ा नीचे वाली साइड पे ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं प्री मोटर एरिया। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी मोटर एरिया, और ये क्या है, प्री मोटर एरिया। ठीक है, इस प्री मोटर एरिया के जो ऊपर वाला ये सारे का सारा एरिया है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ठीक है, प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, इनकी अब डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, डिफरेंट एरियाज के और डिफरेंट फंक्शंस मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो प्राइमरी मोटर एरिया है वो है हमारे पास ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन में से एरिया 4, प्री मोटर एरिया है एरिया 6 और जो सप्लीमेंट्री एरिया है वो है एरिया 8। ये चीज़ याद रखनी है। तो अभी तक मैं बता रही हूँ कि इस चैप्टर में हमने मोटर फंक्शंस को पढ़ना है जो 2 जगह पे बॉडी में रिप्रेजेंट उनकी है कंट्रोल है। ठीक है, कॉर्टिकल एरियाज और एक ब्रेन स्टेम को बाद में पढ़ेंगे। कॉर्टिकल एरियाज में मैंने आपको 4 डिफरेंट एरियाज बताए हैं। ठीक है, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, विजुअल एरिया एंड ऑडिटरी एरिया। मोटर एरिया के साथ हमारा मेन कंसर्न है जो फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड हुआ है, प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। पहले हम प्राइमरी मोटर एरिया को पढ़ने लगे हैं जो बच्चों मोटर एरिया 4 है और सेंट्रल सर्कस के इंटीरियरली पड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो सारे का सारा एरिया आपको नजर आ रहा है ब्लू एंड पिंक के दरमियान में, ये हमारे पास प्राइमरी मोटर एरिया। ठीक है, नीचे सिल्वियन फीचर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऊपर हाई रीजन ऑफ ब्रेन से यहाँ तक जाके लॉन्गिट्यूडनल फीचर में जाके डिप हो रहा है। ठीक है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इन्वर्टेड होती है, जैसे सबसे इन्फीरियरली माउथ है। ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारा जो मुंह है वो सुपीरियरली है और हमारे जो पाँव हैं या जो टांगे हैं वो इन्फीरियरली प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड रिप्रेजेंटेशन है कि माउथ इन्फीरियरली प्रेजेंट होगा और जबकि टांगे और जो पाँव हैं वो हमारे सुपीरियरली प्रेजेंट होंगे। ये रिप्रेजेंटेशन आपने याद रखनी है। सबसे इन्फीरियरली माउथ होता है, ठीक है, फिर फेस होता है, फिर हैंड्स है। ठीक है, हाथों
हाथों के बाद फिर बाजू हैं, बाजू के बाद फिर ट्रंक है, फिर पाँव हैं, फिर लेग्स हैं, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ये आपने याद रखनी है। सेकंड बात बताता है कि ये रिप्रेजेंटेशन किस तरह से पता चली, ड्यूरिंग न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन या सर्जरीज डिफरेंट एरियाज को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करके देखा गया और फिर देखा गया कि उस एरिया को स्टिमुलेट करने से बॉडी के अंदर कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है। तो इस तरह हमें इनकी रिप्रेजेंटेशन पता चली सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। और एक बात तो इसने और मेंशन की है कि अगर हम किसी भी एरिया की पॉइंट स्टिमुलेशन करेंगे तो उस पॉइंट स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स में बहुत कम ऐसा होगा कि एक सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, बल्कि मोस्टली क्या होता है पूरा ग्रुप मसल का, स्पीच के सारे मसल्स, अगर हम माउथ वाले एरिया को या स्पीच वाला जो एरिया है मैं आगे आपको बताऊंगी, अगर उसको हम स्टिमुलेट करेंगे तो सारे स्पीच के मसल कलेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन हम एक और डायग्राम के अंदर देखें यहाँ पे तो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई। इससे ये बात भी बड़ी क्लियर होती है कि हमारे पास जो मेजर एरिया कवर किया हुआ है वो किसने कवर किया हुआ है, माउथ ने, ठीक है, फेस ने, और उसके अलावा हैंड्स ने, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि इनका जो प्रैक्टिकल यूज़ है हमारी बॉडी में वो ज़्यादा हर टाइम अपना मुंह चलाते हैं, ठीक है। हाथों के बगैर भी मोस्टली कोई काम करना नामुमकिन है, तो इसलिए इनके ज़्यादा यूज़ की वजह से इनका जो स्पेसिफिक कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया है हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में वो भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी बच्चों आप देख सकते हैं माउथ है, ठीक है, फेस है, फिर हैंड्स हैं, फिर हमारे पास आर्म्स हैं, फीट्स हैं, और फिर हमारे पास जो है वो लेग्स होंगी, बीच में ट्रंक का एरिया है। तो इस तरह ये एक इन्वर्टेड सी इनकी एरिया की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हुई हुई है। इसको होमंक्यूलस भी बोलते हैं। इसे हमने सेंसरी फिजियोलॉजी में भी डिस्कस किया था, ये आपने याद रखनी है। वाइवा में ये जरूर पूछ सकते हैं ये क्लासिफिकेशन बताएं, तो आपने ये याद रखनी है कि लेटरल साइड पे ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, जबकि मीडियल साइड पे हमारे टांगे या फीट्स वगैरह प्रेजेंट हैं। और अगर इस एरिया के फंक्शन की बात करें तो स्पेसिफिकली बच्चों अगर यहाँ पे हैंड वाला एरिया स्टिमुलेट होगा तो हैंड्स की जो है वो मूवमेंट्स होंगी, लेग्स वाला एरिया स्टिमुलेट होगा तो सिर्फ फाइन लेग्स की मूवमेंट ही होंगी। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट इसकी वजह से नहीं होती, वो होती है हमारे नेक्स्ट एरिया की वजह से, जो है प्री मोटर एरिया। अब देखो इसके बिल्कुल इंटीरियरली हमारे पास ये एक एरिया प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं प्री मोटर एरिया, और ये एरिया नीचे तो इसमें सिल्विजन फीचर है, लेकिन सुपीरियरली ये जाके सप्लीमेंट्री एरिया के साथ ही मिल जाता है, घुल मिल जाता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये एरिया 6 है, एक तो ये बात आपने याद रखनी है, ये एरिया 4 था, ये एरिया 6 है। और दूसरी बात ये कि इसका काम होता है कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी कराना हमारी बॉडी के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी से क्या मुराद है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक डांसिंग मूवमेंट क्रिएट करनी है अपने हाथ से, ठीक है, तो सिर्फ हाथ तो नहीं मूव करेगा ना, हाथ के साथ साथ आपकी आर्म, आपके शोल्डर को भी एक स्पेशल पोजीशन में ओरिएंट होना जरूरी है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है ना, पूरी शोल्डर्स की, आर्म्स की और फिर हाथों की, ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट होती है वो एरिया 6 करवाता है। किस तरह से कराता है मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास प्री मोटर एरिया होता है ना बच्चों, इसके अंदर हमारे पास दो तरह के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक इसका इंटीरियर कॉर्टेक्स पार्ट होता है और एक इसका पोस्टीरियर मोटर कॉर्टेक्स पार्ट होता है, ठीक है। कोई भी मूवमेंट जब हमने करनी है, कोई भी डांसिंग मूवमेंट, फॉर एग्जांपल अगर हमें दिखाई जाए और हमें बताया जाए कि आपने इसको कॉपी करना है, तो पहले हम उसे 1 मिनट के लिए देखेंगे, घूरेंगे, उसका एक इमेज क्रिएट होगा हमारे माइंड के अंदर, तो वो इंटीरियर मोटर जो एरिया है वो उसके एक इमेज को कॉपी कर लेता है, ठीक है। फिर पोस्टीरियर मोटर एरिया जो प्री मोटर एरिया का पार्ट है, ये उस इमेज को जहन में रखते हुए या उस इमेज के कॉरेस्पॉन्डिंगली डिफरेंट मसल्स को एक्साइट करता है और उनकी मसल एक्टिविटी कराता है, और उस पोजीशन में हमारी बाजू या शोल्डर या हाथ ओरिएंट हो जाएंगे। ये फंक्शन करता किस तरह से है, या तो ये डायरेक्टली, जैसे मैंने कहा था कि जो हैंड्स को कंट्रोलिंग एरिया है वो प्राइमरी मोटर एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सिग्नल्स डायरेक्टली भेज देता है किसको, प्राइमरी मोटर एरिया को, और उसको बताता है कि किस तरह किस पोजीशन में अपने हैंड्स को ओरिएंट करो, या फिर इनडायरेक्टली ये सिग्नल देता है बेसल गैंग्लिया को, थैलेमस को, और वो जाके स्टिमुलेट करते हैं प्राइमरी मोटर एरिया को, और हाथों की मूवमेंट भी वैसी हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स मूवमेंट इसने कराई है, शोल्डर्स की भी, आर्म्स की भी, और उसके साथ फिर हैंड्स की और प्राइमरी मोटर एरिया के साथ मिलकर। तो ये जो मूवमेंट हुई है सारी की सारी ये सप्लीमेंट्री एरिया की वजह से हुई है, और इसको कराने के लिए बताया गया है कि कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं हमारे न्यूरोनल सर्किट्स में, जिन्हें हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये किसी भी इमेज को कॉपी करने के लिए यूज़ होती हैं। कोई भी लर्निंग स्किल, कोई भी ड्राइंग मूवमेंट या कोई भी डांसिंग मूवमेंट या कोई किसी भी तरह की मूवमेंट जब हमें कहा जाए कि आप परफॉर्म करें, तो 1 सेकंड के लिए पहले हम उस मूवमेंट को देखते हैं, ठीक है बच्चों। देखने के बाद उसका एक इमेज कॉपी हो जाता है हमारे दिमाग के अंदर, और जब हम ड्रॉ भी कर रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं तो हम अपने जहन में जो इमेज है उसके मुताबिक कर रहे होते हैं। तो इमेजिंग को कॉपी करने के लिए या किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है लास्ट में हमारे पास ये आ जाता है बच्चों सप्लीमेंट्री एरिया, ठीक है। ये हमारे पास एरिया 8 है, ऊपर जाके लॉन्गिट्यूडनल फीचर में टिक करता है, और नीचे हम देखते हैं ये हमारे पास जो प्री मोटर एरिया था उसके साथ कंबाइन हुआ है। अब इसका क्या फंक्शन होता है, जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, जब ये स्टिमुलेट होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बायलेटरल है, यूनिलेटरल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब हम क्लाइंब कर रहे हैं पहाड़ के ऊपर, ठीक है, तो हमारे दोनों हाथ एट ए टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो उस टाइम ये वाला एरिया स्टिमुलेट हुआ होता है। इसके अलावा जो हमारी आंखों की मूवमेंट है वो भी अगर आप देखें तो बायलेटरल मूवमेंट है, कभी भी ऐसा नहीं होता है एक आंख को आप लेफ्ट मूव करा लें और सेकंड वाली को आप राइट, तो ये इकट्ठे ही मूव करते हैं। इसी तरह हमारे टांगों की भी जो मूवमेंट्स है या हाथों की भी, एक हाथ को अगर आप गोल मूव करा हैं तो दूसरे हाथ को आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली दोनों मूवमेंट जो हैं वो एक जैसी ही हो जाती हैं। तो ये एरिया तब इन्वॉल्व होता है जब हमें बायलेटरल मूवमेंट्स करानी हो, हैंड्स की, फीट्स की, आइज की, या इस तरह की, ठीक है। उसके अलावा वो बताता है कि इस मोटर कॉर्टेक्स एरिया में 2-3 एरियाज और प्रेजेंट हैं जो मोटर फंक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से एरियाज हैं, ये 4 एरियाज आपने याद रखने हैं। अगेन इनके एनाटॉमिकल जो क्लासिफिकेशन है या जो डिवीजन है वो हम एनाटमी में डिटेल से करेंगे, इसके लिए आपने कन्फ्यूज नहीं होना बच्चों।
ये जो हमारे पास क्या है, प्राइमरी मोटर एरिया है, सेल फिशर के बिल्कुल ऊपर एक एरिया प्रेजेंट है, इसे हम ब्रोकाज एरिया कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर ये डैमेज हो जाएगा तो पेशेंट जो है वो कोई भी लफ्ज़ बोल नहीं सकेगा, ठीक है। वो बना रहा है लफ्ज़ अपने जहन में, ठीक है, और वो उसे बोलना भी चाह रहा है लेकिन वो बोल नहीं सकेगा, ठीक है। और अगर हम उसे राइट करने का कहें, लिखने का कहें, तो वो लिख सकेगा, जिसका मतलब है वो किसी भी लफ्ज़ को समझ रहा है, सुन रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा। तो ये वर्ड फॉर्मेशन एरिया है जो प्राइमरी मोटर एरिया के इंटीरियरली प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोकाज एरिया। इसी ब्रोका एरिया के ऊपर बच्चों ये एक एरिया नजर आ रहा है आपको, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलंटरीली मूवमेंट, आई मूवमेंट के लिए, ठीक है। किसी चीज़ की तरफ अगर हमने देखना हो, ठीक है, हमारे बस में है ना उस तरफ देखना, जब वॉलंटरीली हमने अपनी आंखों को मूव कराना हो तो ये एरिया हमें हेल्प करता है। अगर ये डैमेज हो जाएगा तो वॉलंटरीली मूवमेंट जो है, वॉलंटरी मूवमेंट है हमारी आंखों की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इनवॉलंटरीली आंखें मूव करती रहेंगी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वजह से, क्योंकि ये जो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया है वो तो इंटैक्ट है ना, वो तो डैमेज नहीं है, ठीक है। तो ये वॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके ऊपर जो एरिया है ये हेड रोटेशन में हेल्प करता है। अगर कोई भी स्टिमुलस है, कहीं पे कोई रिंग हो रही है, ठीक है, जब हम उधर देखते हैं तो आपने नोट किया होगा सिर्फ आंखें तो नहीं चली जाती ना उस तरफ, बल्कि हेड भी तो रोटेट करता है स्पेसिफिकली स्टिमुलस की तरफ। तो ये आंखों के साथ साथ हेड रोटेशन में हेल्प करता है। अगर ये डैमेज हो जाएगा तो हम स्पेसिफिक स्टिमुलस की तरफ अपने हेड को रोटेट नहीं कर पाएंगे। देन ये हैंड स्किल एरिया है बच्चों, ये हमारी स्पेसिफिक हैंड की मूव हमें हेल्प करता है। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी क्लाइंबिंग मूवमेंट में कितनी स्किल्ड मूवमेंट होती है, ज़रा सा भी आगे पीछे हो तो हम गिर जाएं, ठीक है। तो अगर ये एरिया किसी लीजन की वजह से डैमेज हो जाएगा तो जो स्किल्ड मूवमेंट्स हैं ये भी, इनका भी लॉस हो जाएगा, जिसको मोटर एप्रेक्सिया बोलते हैं। बस आपने इतना याद रखना है, 3 एरियाज हमने पढ़े हैं। प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा प्री मोटर एरिया, ठीक है, ये प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, ब्रोका एरिया वर्ड फॉर्मेशन के लिए, वॉलंटरीली आई मूवमेंट कंट्रोल के लिए, हेड रोटेशन का एरिया, हैंड स्किल्स का एरिया, ठीक है। बाकी ये सोमैटोसेंसरी एरिया है, ये विजुअल कॉर्टेक्स एरिया है, ये ऑडिटरी एरिया है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जितनी भी इसकी सेंट्रल गायराए, सल्कस वगैरह हैं वो सारी की सारी हम एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। उनके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ तक कि बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरह इन मोटर एरियाज में से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं और मूवमेंट्स कंट्रोल होती हैं। अभी तो हमने सिर्फ मोटर एरियाज का क्या किया है, इनका एक ओवरव्यू किया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये मोटर एरियाज में से किस तरह सिग्नल्स जाएंगे और मोटर मूवमेंट्स कंट्रोल होंगी।